अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को ही मज़ीद देखेंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और क्या इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। कीनेथ एच रोजन की है। इसमें से 5वां एडिशन आप ले लें, छठा ले लें या 7वां ले लें। इन सब एडिशन में बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, तो हमारे इस कोर्स के लिए कोई भी एडिशन जो है वो आपके लिए चल जाएगा। उसके बाद लास्ट टाइम हम इम्प्लीकेशन ऑपरेटर जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें ये है कि द कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन P implies Q states that P implies Q, that is Q is true when P is true, but if P is not true then Q can either be true or false। यानी ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो Q होगा वो तब ट्रू होगा जब P ट्रू है, लेकिन जब P फॉल्स हो जाता है तो हम Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसके ऊपर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास P एक प्रोपोजिशन है दैट स्टैंड्स फॉर यू हैव अ डिग्री इन CS, और Q ये है कि यू विल गेट अ गुड जॉब। तो अगर हम इसको इम्प्लीकेशन की फॉर्म में लिखें, इससे हम इम्प्लीकेशन बनाएं P implies Q, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इंग्लिश में एसेंशियली उसका मतलब ये होगा कि इफ यू हैव अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस देन यू विल गेट अ गुड जॉब। तो अब इसमें देखें कि P जो है ये हमारा हाइपोथेसिस है, ये हमारा प्रेमिस है। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास CS की डिग्री है तो आपको एक अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी, तो ये फॉल्स कब होगी? जब आपके पास CS की डिग्री है लेकिन आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही। ठीक है। दूसरे सिनेरियोज में जब आपके पास CS की डिग्री नहीं है तो आप कुछ नहीं कह सकते कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उस सिनेरियो में हम ये कहेंगे कि जब आपके पास CS की डिग्री नहीं होगी तो P implies Q जो है वो ट्रू रहेगा। ठीक है। उसकी वजह क्या है ट्रू रहने की? फॉर एग्जांपल, कोई एक स्टूडेंट है जिसके पास फाइनेंस की डिग्री है, या जिसके पास MBA की डिग्री है, या जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो वो CS का मेजर नहीं है, उसके पास CS की डिग्री नहीं है, लेकिन उसके केस में भी दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। उसको अच्छी जॉब मिल भी सकती है, उसको अच्छी जॉब नहीं भी मिल सकती, लेकिन उस केस में हमारी ये इम्प्लीकेशन जो है वो इटसेल्फ फॉल्स नहीं होती। ठीक है। तो ये वो प्रॉब्लम था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, इस इम्प्लीकेशन को समझने में मसला आ रहा था, तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसकी एक फर्दर एग्जांपल बनाई। उससे पहले आप इसका टेबल देख लें कि हम ये कहते हैं, अगर हम पिछली एग्जांपल जो लास्ट स्लाइड पे आपने देखी है उसमें अगर आप ये देखें कि P जो है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है कि यू हैव अ CS डिग्री, और Q इस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो आप कहते हैं जी कि आपकी इम्प्लीकेशन ट्रू है। और अगर आपके पास एक CS डिग्री है और आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, जो कि हमारा सेकंड रो है इसका ट्रूथ टेबल का, तो तब आप ये कह रहे हैं कि आपकी इम्प्लीकेशन फॉल्स है, क्योंकि आपने एक कंडीशन लगाई थी कि CS डिग्री आपको एक अच्छी जॉब लेके देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो आपका सेकंड लास्ट रो है ट्रूथ टेबल की, वो ये कह रही है कि अगर आपके पास CS की डिग्री नहीं है तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये ऐसा हो सकता है। इसको हम ट्रू कहेंगे, इसलिए ट्रू कहेंगे कि हमारी प्रेमिस या हमारा जो इम्प्लीकेशन की जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो उसके रिजल्ट के बारे में हम कोई चीज एम्फसाइज नहीं करते, उसके ऊपर हम कोई चीज इंसिस्ट नहीं करते कि उसे ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। यही केस है आपकी लास्ट रो के लिए। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि आपके पास CS की डिग्री नहीं है और आपको अच्छी जॉब भी नहीं मिली, तो ये भी जो है वो ट्रू हो सकता है। तो हम एम्फसाइज उसी केस को करेंगे जहां पे हमारा प्रेमिस या हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू। ठीक है। यही चीज नीचे पॉइंट्स में लिखी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहें कि 1 = 0 implies elephant can fly, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पूरी जो इम्प्लीकेशन है ये इटसेल्फ ट्रू है, क्योंकि आपकी जो जो प्रेमिस है वो एक ऐसी प्रेमिस है जो कि हमेशा फॉल्स रहेगी। इसके हमेशा फॉल्स रहने की वजह से आप इसकी जो राइट साइड है, आप इसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करते कि एलिफेंट्स जो है उनको फ्लाई करना चाहिए। ठीक है। इसी चीज को मैंने एक डायलॉग के जरिए जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, एक इंस्ट्रक्टर है
और जो कि एक लाइब्रेरियन से अपना एक डायलॉग कर रहा है। तो इंस्ट्रक्टर जो है वो लाइब्रेरियन के पास जाता है और उसे ये कहता है कि आप मुझे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन की जो बुक है के.एच. रोजन की, वो मुझे इशू कर सकते हैं। अब लाइब्रेरियन जो है उसके जवाब में ये कहता है कि हमारे पास ये बुक जो है वो स्टॉक में नहीं है, इसकी जितनी भी कॉपीज थी हमने उनको इशू कर दिया। तो इंस्ट्रक्टर ये कहता है कि आई बैडली नीड दिस बुक, इट्स अ रेफरेंस बुक फॉर दिस कोर्स, मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसके लिए ये रेफरेंस बुक है और मुझे ये बुक जो है वो लाजमी चाहिए। तो लाइब्रेरियन जो है वो रिप्लाई ये करता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू स्टॉक इन अ वीक, कि हम एक हफ्ते में एक नया स्टॉक जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ दिस बुक इज रिसीव्ड इन द स्टॉक आई विल इशू यू 1 कॉपी ऑफ द बुक। ठीक है, तो वो ये मुझसे प्रॉमिस कर रहा है, उसकी ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो ये प्रॉमिस है इंस्ट्रक्टर के साथ कि अगर ये बुक जो है वो स्टॉक में आ जाती है तो मैं आपको ये बुक जो है वो इशू कर दूंगा। तो इंस्ट्रक्टर जो है उसका शुक्रिया अदा करता है। अब जो स्टेटमेंट मैंने रेड में हाईलाइट की है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक इम्प्लीकेशन है, ये एक कंडीशनल प्रॉमिस है। वो ये कहता है कि अगर नए स्टॉक में वो बुक आ जाती है जिसको आप मांग रहे हैं तो मैं वो बुक आपको इशू कर देता हूँ। अब इसमें देखिएगा कि उसी तरह हम इसको पी और क्यू में तोड़ते हैं। पी इसमें क्या है कि दिस बुक इज रिसीव्ड इन द स्टॉक, यानी जो नया स्टॉक आएगा उसमें ये बुक मिल जाएगी। और क्यू ये है आई विल इशू यू 1 कॉपी ऑफ द बुक। ठीक है, इसमें भी वही सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। अब पहला सिनेरियो ये है कि जो जब भी नया स्टॉक आया मैं लाइब्रेरियन के पास गया, उसने कहा जी कि बुक जो है वो आ गई है हमारे पास और मैं आपको एक बुक इशू कर रहा हूँ। तो इस केस में इम्प्लीकेशन जो है वो ट्रू हो गई, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस की थी, जो कंडीशनल प्रॉमिस की थी, उसकी जो प्रेमिस है वो भी ट्रू है और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी ट्रू है। अब सेकंड केस ये है कि मैं जो है वो लाइब्रेरियन के पास जाता हूँ और मुझसे वो ये कहता है कि नया स्टॉक हमारे पास आया था लेकिन वो भी मैंने सारा इशू कर दिया, अब मेरे पास कोई बुक नहीं। तो इस सिलसिले में मैं जो है वो लाइब्रेरियन को जो है वो अकाउंटेबल कर सकता हूँ कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि नया स्टॉक जब आएगा तो आप मुझे एक बुक जो है वो इशू कर। ठीक है, अब तीसरा और चौथा सिनेरियो देखें। तीसरा सिनेरियो ये कहता है कि जो जब नया स्टॉक आया है उसमें वो बुक जो है वो उसको रिसीव नहीं हुई, लेकिन उसने वो बुक जो है वो मुझे इशू कर दी है। वो कैसे इशू कर दी है, उसके तरीके हो सकते हैं। मतलब कि आपने पहले डायलॉग में जो है वो देखा था कि उसने ये कहा था कि इस बुक की तमाम कॉपीज जो है वो इशू हो चुकी हैं। हो सकता है कोई एक बंदा ऐसा हो जिसने वो एक कॉपी जो है वो रिटर्न कर दी है और लाइब्रेरियन ने वही कॉपी मुझे इशू कर दी। नया स्टॉक में वो बुक नहीं आई, लेकिन उसने किसी और रिसोर्स से, किसी और तरीके से ही जो है वो ये बुक मुझे इशू कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके कॉन्सिक्वेंस के ट्रू होने के और भी तरीके हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रेमिस जो कि आपने इस इम्प्लीकेशन के अंदर यूज। अब लास्ट जो है, अगर आप लास्ट को देखें, लास्ट रो ऑफ दिस ट्रुथ टेबल, उसमें आप ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरियन को नए स्टॉक में ये बुक जो है वो रिसीव नहीं हुई और उसने ये बुक मुझे इशू भी नहीं की। तो इस केस में भी मैं लाइब्रेरियन को अकाउंटेबल नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता है कि उसके पास वो बुक आई नहीं। ठीक है, उसके पास नए स्टॉक में नहीं आई। और जो दूसरा उसका पार्ट है कि किसी कोई ऐसा बंदा हो जिसको वो इशू हुई हो और उसने रिटर्न की हो, उसके बारे में उसने मुझे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। उसने मुझे सिर्फ इस बारे में प्रॉमिस किया था कि अगर नए स्टॉक में ये बुक जो है वो मिल जाती है तो मैं आपको ये बुक इशू कर। तो मेरा ख्याल है कि इस एग्जाम्पल से और इस डायलॉग से ये जो चीज़ें हैं ये कुछ क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए। जो कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे कि इम्प्लीकेशन जो है ये कब ट्रू होती है या फॉल्स होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इम्प्लीकेशन का जो कॉन्सिक्वेंस है या कंक्लूजन है उसको हम उसी वक्त एम्फेसाइज करते हैं जब आपकी इम्प्लीकेशन की जो प्रेमिस है या जो कंडीशन है वो ट्रू हो। ठीक है, दूसरे केसेस में जब आपकी कंडीशन की प्रेमिस जो है वो फॉल्स है तो हम कहते हैं कि इम्प्लीकेशन एज ए होल ट्रू है। इसको हमने एक डायलॉग की शक्ल में भी देख लिया है कि हमारे पास सिर्फ एक ही केस है जिसमें हम इस तरह की प्रॉमिस को अकाउंटेबल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वो केस क्या था कि लाइब्रेरियन को नया स्टॉक रिसीव हुआ लेकिन उसने इंस्ट्रक्टर को जो है वो बुक इशू नहीं की। तो दिस इज द ओनली केस जहाँ पे आप लाइब्रेरियन को अकाउंटेबल कर सकते हैं।
उसके बाद इसके एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वाटर इज अ लिक्विड देन द सन विल राइज इन द ईस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल यूज की हैं इसमें मोस्टली आप ये देखेंगे कि जो प्रेमिस में चीजें यूज हो रही हैं वो दे आर नोन टू बी ट्रू और दे आर नोन टू बी फॉल्स। ठीक है, यानी उनकी ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं होती, दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स और यूनिवर्सल लाइज। ठीक है, लाइक वाटर इज अ लिक्विड। ठीक है, वाटर जो है इज अ लिक्विड, ये ट्रू है, ये कभी फॉल्स नहीं हो सकता। देन द सन विल राइज इन द ईस्ट। ठीक है, तो सन विल राइज इन द ईस्ट ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रू इम्प्लाइज ट्रू। तो इसको अगर आप ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई करें तो ये इम्प्लीकेशन जो है ये ट्रू। ठीक है, अब आप सेकंड एग्जांपल की तरफ आए हैं। इसमें अब ये कह रहे हैं कि if 3 + 2 is equal to 9 then इमरान खान is the prime minister of Pakistan। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पता है कि 3 + 2 जो is equal to 9 जो है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी आपकी प्रेमिस फॉल्स है लेकिन आपका कंक्लूजन ट्रू है। ठीक है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को, इस इम्प्लीकेशन को ट्रू कहेंगे क्योंकि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू। ठीक है, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू जो है वो इम्प्लीकेशन में ट्रू के ऊपर ट्रांसलेट होता है। थर्ड वन, इफ 3 + 2 is equal to 9 then नवाज शरीफ is the prime minister of Pakistan। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो है इसको अगर आप इम्प्लीकेशन की सेंस में देखेंगे तो ये भी ट्रू है। उसकी वजह ये है कि आल्दो आपका कॉन्सिक्वेंस जो फॉल्स है लेकिन आपकी प्रेमिस भी फॉल्स। ठीक है, तो जब आपकी प्रेमिस फॉल्स हो और आपका कॉन्सिक्वेंस भी फॉल्स हो तो देन आपकी जो इम्प्लीकेशन है वो ट्रांसलेट होती है ट्रू पे। ठीक है, और फाइनली एग्जांपल है हमारे पास, इफ 3 + 2 is equal to 5 then मून इज रेक्टेंगुलर। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 3 + 2 5 के बराबर है, जो कि 5 के बराबर है, यानी आपकी प्रेमिस जो है वो ऑलवेज ट्रू रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। तो फिर आप ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि मून इज रेक्टेंगुलर, के मून जो है वो एक चौकोर है, गोल नहीं है बल्कि चौकोर। तो यहाँ पे आपका जो प्रेमिस है वो हमेशा ट्रू है और आपका जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमेशा फॉल्स है। तो ये यहाँ पे आपकी इम्प्लीकेशन जो है वो फॉल्स हो। ठीक है, तो यही एक वो केस है जहाँ पे आपकी इम्प्लीकेशन फॉल्स हो सकती है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इंग्लिश के कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो अगर आपके पास इंग्लिश सेंटेंस में आए तो आप उससे गेस कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इट विल ट्रांसलेट इनटू एन इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले है आपके पास P implies Q, यानी इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है कि P implies Q। या दूसरा ये है कि if P then Q। ठीक है, जिस तरह आप ये कह रहे थे कि if this book is received in the stock I will issue you this book। तो वो if then वाली एग्जांपल है। या if P, Q, ये भी उसी तरह की चीज है। when P, Q, ये भी उसी तरह से है। अगर आप उसी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना चाहें, when this book is received in the stock I will issue you this book, या whenever I receive this book in the stock I will issue you this book। Q if P, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ उन्होंने उसका ऑर्डर चेंज किया। Q when P में भी वही चीज है, Q whenever P में भी वही चीज है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे एक्सप्रेशन हैं, अगर आप इंग्लिश में अगर आप इनको देखें तो इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है अगर इसको आपने लॉजिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है तो ये आपके पास क्या होगी, ये एक इम्प्लीकेशन होगी। ठीक है, तो P only if Q, ये भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको अगर आप देखेंगे तो ये इम्प्लीकेशन पे ट्रांसलेट होगा। या P is sufficient for Q, इसका मतलब क्या है कि P जो है वो अगर ट्रू होगा तो वो Q के सफिशिएंट होने के लिए काफी है। ठीक है, या उसका जो इनवर्स है या उसका जो कन्वर्स है अगर आप वो देखें तो Q इज नेसेसरी फॉर P। ठीक है, Q इज नेसेसरी फॉर P का क्या मतलब है कि अगर Q जो है उसको ट्रू होना है तो P को ट्रू, Q जो है अगर वो ट्रू है तो P जो है वो भी लाजमी ट्रू होना उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी तरह की एक स्टेटमेंट है Q follows from P और Q is implied by P। ठीक है, तो ये आपके पैसिव के सेंटेंस हैं जो कि इम्प्लीकेशन को हिंट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अभी ये है कि इम्प्लीकेशन के साथ कुछ एसोसिएटेड इम्प्लीकेशंस होती हैं।
एसोसिएटेड रिलेशंस होते हैं जो कि इटसेल्फ भी इम्प्लीकेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कन्वर्स। कन्वर्स में आप ये करते हैं कि जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं या उसके ऑपरेंड्स जो है उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। लाइक अगर आपने पहले कहा था कि P इम्प्लाइज Q है तो इसका जो कन्वर्स होगा वो Q इम्प्लाइज P होगा, यानी आपने क्या किया है कि आपने जो इम्प्लीकेशन है उसके ऑपरेंड्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी एसोसिएटेड रिलेशन इसके साथ है इनवर्स। उसमें आप ये करते हैं कि ऑर्डर चेंज नहीं करते, आप ये करते हैं कि आप जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ नेगेशन सिंबल लगाते हैं। लाइक अगर P इम्प्लाइज Q जो है ये एक इम्प्लीकेशन है तो इसका इनवर्स ये होगा कि नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कॉन्ट्रापोजिटिव। इसमें आप दोनों काम करते हैं, आप जो ऑपरेंड्स हैं उनकी जगह भी तब्दील कर देते हैं और आप उनके साथ नेगेशन का साइन भी लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा कि नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ठीक है, तो अभी अगर आप इनका ट्रुथ टेबल देखें, P को आपने एक पहले कॉलम में रख लिया, Q को दूसरे में रख लिया, नॉट P को तीसरे में, नॉट Q को चौथे में, और फिर आपने ये देखा कि P इम्प्लाइज Q क्या होगा, Q इम्प्लाइज P क्या होगा, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q क्या होगा, और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P क्या होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ कॉलम्स जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप P इम्प्लाइज Q वाला कॉलम देखें और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P वाला कॉलम देखें, लाइक मैं यहाँ पे कुछ एनोटेट करके आपको बताता हूँ कि अगर आप ये वाला कॉलम देखें और ये वाला कॉलम देखें तो इनकी ट्रूथ वैल्यूज जो है वो बराबर है। ठीक है, P इम्प्लाइज Q जो है वो भी T F और T T है, इसी तरह नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P जो है वो भी T F और T T। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एक implication जो है इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक implication जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है इसके कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये देखें कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ये दोनों आपस में बराबर, इनके ट्रूथ वैल्यूज जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि एक इम्प्लीकेशन का जो इनवर्स है और उसी इम्प्लीकेशन का जो कन्वर्स है वो आपस में इक्विवेलेंट है, वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अब लॉजिकल इक्विवेलेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो एक तरीका लॉजिकल इक्विवेलेंस को चेक करने का ये है कि अगर आप दो प्रोपोजिशन का ट्रूथ टेबल बनाएं और उनकी वैल्यूज जो है वो सेम हो तो आप ये कहते हैं कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करने के और भी तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली उनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक इम्प्लीकेशन जो है, लाइक ये वाली हमारी इम्प्लीकेशन थी, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, यानी उनके ट्रूथ टेबल की वैल्यूज जो है वो बराबर आती है। इसी तरह आप ये कहते हैं कि एक इम्प्लीकेशन का जो कन्वर्स है, लाइक ये इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ कि इसका जो कन्वर्स है वो उसी इम्प्लीकेशन के इनवर्स के बराबर है। ठीक है, ये चीज हमने ट्रूथ टेबल से लिखी। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे थे हम, हमने जो रिलेशनशिप है वो देखा है कि एक एक जो आपके पास इम्प्लीकेशन है उसका अपने इनवर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके कन्वर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, और उसके
कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ। स्पेशली हमने ये देखा है कि एक जो इम्प्लीकेशन है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ, और उसका इनवर्स जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है उसके कन्वर्स के साथ। कुछ और एग्जांपल्स हैं। लेट इसमें हम देखेंगे कि एक अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है या इम्प्लीकेशन है तो उसको हम उसके कन्वर्स में कैसे चेंज करेंगे, उसके इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, और उसकी बैक ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे। फॉर एग्जांपल अगर P ये कहता है कि इफ आई वर्क हार्ड, सॉरी, P इज इक्वल टू आई वर्क हार्ड और Q इज इक्वल टू आई विल गेट गुड ग्रेड्स, तो इम्प्लीकेशन क्या का मतलब क्या होगा, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन यही होगी P implies Q की कि इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट गुड ग्रेड्स। तो अगर हम इसको कन्वर्स में चेंज करें तो उसमें जो है वो एसेंशियली ये होगा कि आप P और Q की जगह जो है वो तब्दील कर रहे हैं, यानी P implies Q जो है वो Q implies P में चेंज हो जाएगा, और उसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि इफ आई गेट गुड ग्रेड्स आई विल वर्क हार्ड। ठीक है, इसी तरह इसका इनवर्स ये होगा कि नॉट P implies नॉट Q, और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये होगी इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड आई विल नॉट गेट गुड ग्रेड्स। ठीक है, तो जो नॉर्मली कंफ्यूजन होती है इम्प्लीकेशन को समझने में, स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो इम्प्लीकेशन है उसको उसके इनवर्स के बराबर होना चाहिए, कि जब आपका प्रेमिस जो है वो फॉल्स है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये भी एम्फसाइज करें कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी फॉल्स हो, जो कि ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमने ट्रुथ टेबल के भी जरिए भी देख लिया, और एक डायलॉग के जरिए और एक एग्जाम्पल के जरिए। फाइनली हम इसका कन्वर्स फॉर्म करते हैं। कन्वर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जगह भी चेंज करनी पड़ेगी ऑपरेंड्स की, और हमें उनके साथ जो है वो नेगेशन ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्स क्या है, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट क्यू, और इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आई डू नॉट गेट गुड ग्रेड्स आई हैवंट वर्कड हार्ड। ठीक है, कि अगर मेरा अच्छा ग्रेड नहीं आया तो उसका मतलब ये है कि मैंने मेहनत नहीं। उसके बाद है बाई कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, बाई कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसको आप डबल एरो के साथ जो है वो डिनोट करते हैं, और इसको आप ये कहते हैं, इसको आप रीड कैसे करते हैं, इसको आप रीड करते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, या P इफ जो है यहाँ पे डबल F के साथ आएगा, P इफ Q या P इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन P है, अ कंट्री हैज अ गुड इकोनॉमी, और एक दूसरी प्रोपोजिशन Q है, द कंट्री कैन डिफेंड इटसेल्फ, तो P इफ एंड ओनली इफ Q का मतलब ये है, P इफ एंड ओनली इफ Q का मतलब ये है, द कंट्री कैन डिफेंड इटसेल्फ इफ एंड ओनली इफ अ कंट्री हैज गुड इकोनॉमी। ठीक, अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको वो चीज मिलेगी जो आप इम्प्लीकेशन में कुछ लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या एटलीस्ट वो लोग जिनके क्वेश्चन जो है वो मुझे मिले। अगर मैं यहाँ पे कुछ एनोटेट कर सकूं तो बेसिकली इम्प्लीकेशन में आप ये वाली जो रो है इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर आपका प्रेमिस जो है वो फॉल्स है और आपका कॉन्सिक्वेंस ट्रू है तो आप इसको फॉल्स करना चाह रहे हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो क्वेश्चन आए उनसे, कि ये जो आप ऑपरेशन है या ये जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है ये आप इम्प्लीकेशन में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये इम्प्लीकेशन में नहीं होती, ये आपकी बाई कंडीशनल ऑपरेटर में होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बाई कंडीशनल ऑपरेटर का, इसका मतलब ये होता है कि Q जो है वो सिर्फ तब ट्रू होगा जब P ट्रू हो। ठीक है, यानी Q के लिए कोई और तरीका नहीं है कि वो ट्रू हो सके अनलेस P इज ट्रू। ठीक है, इसीलिए आप अगर इस ट्रूथ टेबल को गौर से देखें कि जब आपके पास P और Q की ट्रूथ वैल्यूज जो है वो बराबर हैं, लाइक दोनों ट्रू हैं, तो आपका जो ये रिलेशन है ये भी ट्रू है। इसी तरह जब P और Q दोनों फॉल्स हैं तो आपका जो रिलेशन है ये ट्रू है। लेकिन जब आपकी ट्रूथ वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, लाइक ये ट्रू है और ये फॉल्स है, या कन्वर्सली P जो है ये फॉल्स है और Q जो है वो आपके पास ट्रू है, तो इन दोनों केसेस में आपका ये जो लॉजिकल रिलेशन है ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है,
मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल में कुछ गलत लिखा हुआ है। ये जो इसकी सेकंड रो है ये फॉल्स है कि इसको मैं अभी फिक्स कर देता हूँ। लाइक ये जो है ये भी आपके पास फॉल्स होना चाहिए, तो यहीं से हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये है कि जब आपके P और Q की ट्रुथ वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी, तो आपका जो इफ एंड ओनली इफ का जो रिलेशनशिप है या बाई कंडीशनल ऑपरेटर का रिलेशनशिप है वो बराबर होगा। ये आप पहली रो से भी देख सकते हैं और यही आप आखिरी रो से भी देख सकते हैं। लेकिन दूसरी और तीसरी रो में आप क्या देख सकते हैं कि जब आपकी ट्रुथ वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लाइक P ट्रू होगा Q फॉल्स होगा या Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा, तो आपकी ट्रुथ वैल्यूज जो है वो फॉल्स हो जाएगी बाई कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉजिकल इक्विवेलेंस है जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसके लिए आपने ट्रुथ टेबल खुद से बनाना। जो P if and only if Q है, it is logically equivalent to P implies Q and Q implies P। ठीक है। ये P implies Q और and Q implies P के बराबर है। तो इसकी जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस को स्पेसिफाई करने के लिए मैं ये ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आपने ये करना है कि आपने P और Q लेना है, उसके बाद उस ट्रुथ टेबल बनाना है P implies Q का, Q implies P का, और ट्रुथ टेबल बनाना है P implies Q कंजंक्शन Q implies P। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये ट्रुथ टेबल जो है ये आपका बराबर आएगा P if and only if Q। ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस टेबल को देखें जो नीचे अभी इस स्लाइड के ऊपर बना हुआ कि आपका जो P if and only if Q है ये बिल्कुल ऑपोजिट है P एक्सक्लूसिव R Q का। ठीक है। P एक्सक्लूसिव R Q में क्या होता था कि जब P और Q की ट्रुथ वैल्यूज जो है वो आपस में बराबर होती थी तो वो फॉल्स हो जाता था, जब डिफरेंट होती थी तो वो ट्रू हो जाता था। तो जो बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन है या बाई कंडीशनल ऑपरेटर है ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो ये वाली रो है ये इस रो के सॉरी ये वाला कॉलम जो है ये इस कॉलम के बराबर है, और ये कॉलम क्या है आपके एक्सक्लूसिव आर का निगेशन। इसका मतलब ये है कि जो बाई कंडीशनल ऑपरेटर है ये बिल्कुल उल्ट है या ऑपोजिट है एक्सक्लूसिव आर। उसके बाद बुलियन ऑपरेटर्स हैं, उनकी समरी हम देख लेते हैं कि उनकी समरी जो है वो क्या है। सपोज हमारे पास दो प्रोपोजिशन है कि एक ये है कि द डे इज सनी और दूसरी प्रोपोजिशन ये है कि द वेदर इज हॉट। अगर इन दोनों को हमने कंजंक्शन बनाना होगा तो उसको हम P एंड Q लिखेंगे और उसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये होगी द डे इज सनी एंड द वेदर इज हॉट। इसी तरह अगर हम उसका डिसजंक्शन लिखेंगे तो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो ये होगी कि द डे इज सनी और द वेदर इज हॉट। अगर हम एक्सक्लूसिव आर में लिखना चाहेंगे, लाइक हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे आइदर द डे इज सनी और द वेदर इज हॉट। ठीक है। इसका मतलब आपको अच्छी तरह पता है कि ये तभी ट्रू होगी जब या तो धूप निकली हुई होगी या आपका जो मौसम है वो गर्म होगा। अगर दोनों ट्रू है तो तब भी ये फॉल्स हो जाएगी, दोनों फॉल्स है तब भी ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है P implies Q। इसका मतलब ये है इफ द डे इज सनी द वेदर इज हॉट। ठीक है। इफ द डे इज सनी द वेदर इज हॉट, तो ये कब फॉल्स होगी, ये तब फॉल्स होगी कि इफ द डे इज सनी एंड वेदर इज नॉट हॉट। ठीक है। इन ऑल अदर सिनेरियोज ये इम्प्लीकेशन जो है ये आपकी ट्रू होगी। और अगर हम ये कहें कि P इफ एंड ओनली इफ Q, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला ऑपरेटर P if and only if Q, इसका मतलब है the weather is hot if and only if the day is sunny।
द वेदर इज हॉट इफ एंड ओनली इफ द डे इज सनी। इसका मतलब ये है कि ये तब ट्रू होगा कि जब वेदर इज हॉट एंड डे इज सनी, या ये तब ट्रू होगा जब वेदर इज नॉट हॉट एंड द डे इज नॉट सनी। ठीक है, दूसरे दो कॉम्बिनेशन जो है उनमें ये फाल्स हो जाएगा। वो कॉम्बिनेशन क्या है कि वेदर इज हॉट बट द डे इज नॉट सनी। ठीक है, या ये है कि वेदर इज नॉट हॉट बट द डे इज सनी। इन दोनों केसेस में आपका जो बाई कंडीशनल ऑपरेटर है ये फाल्स हो जाएगा। और फाइनली अगर हमने निगेशन करनी है तो पी का हमें पता है, पी ये कह रहा है कि द डे इज सनी, और नॉट पी ये कह रहा है द डे इज नॉट सनी। ठीक है, इसी तरह से जो क्यू है वो ये कह रहा है कि वेदर इज हॉट, और नॉट क्यू जो है वो ये कह रहा है कि द वेदर इज नॉट हॉट। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सेल्फ एक्सरसाइज है। इसको आपने खुद ही से जो है वो लिखना है और उसको वेरीफाई करना है कि जो P और Q की वैल्यूज आपको पिछली स्लाइड में दी गई हैं उसको यूज करते हुए आपने ये जो डिफरेंट आपके पास प्रोपोजिशंस लिखी हुई हैं, इनके आपने ट्रूथ टेबल बनाने हैं और आपने इनको इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी एक्सरसाइज है, होमवर्क है कि ये जो प्रोपोजिशंस लिखी हुई हैं इस स्लाइड पे, इसको आपने इनके ट्रूथ टेबल्स बनाने और आपने इनको इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक और कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो हमने पहले भी एक दफा देखा था, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जो सिंबल्स यूज होते हैं, जो वेरिएबल्स यूज होते हैं टू होल्ड अ प्रोपोजिशन, उसके लिए हम P यूज करते हैं, Q यूज करते हैं, R यूज करते हैं। या अगर हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोपोजिशन है, लाइक हंड्रेड ऑफ प्रोपोजिशन है, तो हम एक ही लेटर यूज करते हैं और उसके साथ सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, लाइक पीजे। पीजे का मतलब ये है कि जे वेरीज फ्रॉम 1 टू एनी नंबर n। ठीक है, तो हमारी प्रोपोजिशंस क्या होंगी, P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, एक एटॉमिक प्रोपोजिशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, एक एटॉमिक प्रोपोजिशन में या तो आपका जो बुलियन कांस्टेंट है, ट्रूथ वैल्यू जो है वो आ सकती है, ट्रू या फॉल्स, या कोई भी एक ऐसी डेक्लरेटिव सेंटेंस आ सकता है जिसको कि आप फर्दर तोड़ ना सकें, दो हिस्सों में आप अलग अलग ना कर सकें, डिकम्पोज ना कर सकें। ठीक है, लाइक आप ये एक स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान जो है 1947 को बना था। ठीक है, तो ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन। ठीक है, या ये कि आप एक डिस्क्रीट मैथ का कोर्स आपने एनरोल किया हुआ है, ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है। ठीक है, या ये कि आज धूप निकली हुई है, ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है वो क्या होती है। कंपाउंड प्रोपोजिशन बेसिकली आप एटॉमिक प्रोपोजिशन से ही बनाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, उनमें आपको ये पता है कि एक ऑपरेटर जो है वो यूनरी है, जो नेगेशन का ऑपरेटर है, उसके अलावा बाकी जो कंजंक्शन है, जो डिस्टिंक्शन है, जो एक्सक्लूसिव आर है, जो इम्प्लीकेशन है, और जो बाई इम्प्लीकेशन है, बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन है, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स। और नीचे आपको जो एग्जांपल दी गई है उसमें आपके पास जो है वो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, उनकी एग्जांपल है, लाइक नॉट पी जो है कंपाउंड प्रोपोजिशन है, पी आर क्यू जो है वो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, पी आर नॉट क्यू इम्प्लाइज आर जो है ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। उसके बाद है कि जो प्रेसिडेंस है वो क्या है। जिस तरह आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जो आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लाइक प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, इन सब की कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होती है कि अगर आपने एक लाइन के अंदर लिखे हुए हैं ऑपरेटर, आपने एक इक्वेशन लिखी हुई है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी रेज्ड टू पावर डी, तो इसमें कौन सी चीज जो है वो पहले एवेलुएट हो। ठीक है, तो इसी तरह आपको प्रेसिडेंस की जरूरत क्यों होती है कि आपको पता चले कि आपका ऑपरेशन जो है वो क्या होना है। आप या आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, कोई कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, या आप प्रेसिडेंस सेट कर सकते हैं। तो मैथड जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसमें हमने ये देखा कि कन्वेंशन ये थी कि आप एक प्रेसिडेंस सेट करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो
आपका जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, उसके बाद आपके पास जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक ही लेवल ऑफ प्रेसिडेंस पे है। इसी तरह आपके पास जो उसमें आपने ये देखा था कि जो प्लस और माइनस है वो सबसे कम प्रेसिडेंस पे है, लेकिन दोनों जो है वो आपस में एक ही लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। उसके अलावा अगर आपने खुद से कोई प्रेसिडेंस सेट करनी है तो उसके लिए आप वहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो यूज करते हैं। तो यही केस यहाँ पे है, यही सिनेरियो यहाँ पे कि जो एक प्रेसिडेंस है उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है निगेशन ऑपरेटर। ठीक है, कि सबसे पहले आपने नेगेशन ऑपरेटर जो है उसको अप्लाई करना है, उसके बाद आपने कंजंक्शन को करना है, फिर आपने डिसजंक्शन को करना है, फिर आपने इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को करना है, फिर आपने बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। लेकिन अगर कहीं पे आप डिफरेंट तरीके कार से जो है यानी जो डिफरेंट ऑपरेशन चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप पैरेंथेसिस जो है वो यूज करेंगे ताकि आप जो है वो इंडिकेट करें कि आपका जो ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल प्रेसिडेंस के साथ नहीं है, बल्कि वो एक डिफरेंट उसकी प्रेसिडेंस है। उसके बाद है बिट स्ट्रिंग्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, बिट जो है वो एक बाइनरी डिजिट को कहते हैं, उसकी वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम लॉजिक में पढ़ते हैं या लॉजिकल जो हमारी डिस्क्रीट मैथ के अंदर जो हम लॉजिक यूज करते हैं उसमें हम 0 और 1 को अल्टरनेट के तौर पे यूज कर सकते हैं एज ए ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो बाई कन्वेंशन क्या है, अगर आपने अपने डीएलडी वगैरह का कोई कोर्स है उसमें भी देखा होगा या कोई भी लॉजिक का जो कोर्स जो देखा होगा सर्किट्स का, उसमें 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो बिट्स का तो हमें पता चल गया कि ये या 0 है या 1 है। तो बिट स्ट्रिंग क्या होगी? बिट स्ट्रिंग जो है उसकी कोई लेंथ है, अगर 4 लेंथ का बिट स्ट्रिंग है तो उसमें आपके पास 4 बिट्स होंगी जिनकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। इन दोनों वैल्यू के दरमियान जो है वो वेरी कर सकता है। या अगर वो n लेंथ का है तो उसमें n बिट्स होंगे। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। उसके बाद जो बिट स्ट्रिंग है उसको आप लिखते कैसे? ठीक है, तो कन्वेंशनली इस कोर्स में भी हम यही चीज यूज करेंगे कि हम लेफ्ट टू राइट लिखें। ठीक है, लाइक जो यहाँ पे आपको एक बिट स्ट्रिंग नजर आ रही है, इसको मैं अभी हाईलाइट करता हूँ कि ये वाली जो बिट स्ट्रिंग है इसको हमने लेफ्ट टू राइट लिखा है, और इसका अगर हम कहेंगे कि इसका पहला डिजिट क्या है तो इसका पहला डिजिट 1 होगा। अगर आप इसको राइट साइड से पढ़ना शुरू कर दें या राइट साइड से अगर आपने कन्वेंशन यूज की है तो फिर उसका पहला डिजिट जो है वो 0 होगा। लेकिन हम लेफ्ट टू राइट वाली जो है वो कन्वेंशन यूज कर रहे हैं और इसका पहला डिजिट हम बता रहे हैं कि इसका पहला डिजिट 1। उसके बाद इसकी लेंथ क्या होगी? नंबर ऑफ बिट्स, जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर जितने बिट्स हैं, जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं वो इसकी लेंथ है। तो इसकी लेंथ अगर आप देखें तो ये 8 लेंथ का एक बिट स्ट्रिंग। उसके बाद है बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि बिट्स को एज ऑपरेंड्स लेते हैं। ठीक है, तो अगेन अपने लॉजिक के या सर्किट के कोर्स में या जनरली मैथ में किसी जगह पे आपने देखा होगा कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है दे कैन बी अप्लाइड टू बिट्स। ठीक है, वो लॉजिकल ऑपरेटर वही हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं, तो जिनमें से कुछ डिस्कस किए। वो एंड है, वो और है, वो एक्सक्लूसिव है। ठीक है, वो सिंगल बिट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और बिट स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो भी आप। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि आपके पास 2 बिट स्ट्रिंग्स है, पहली 0 1 1 0 1 1 और 0 1 1 0, और दूसरी बिट स्ट्रिंग है 1 1 ट्रिपल 0 1 डबल 1 0 1। अगर आप इनके दरमियान बिट वाइज और करेंगे, बिट वाइज और का मतलब ये है कि हर बिट के दरमियान आप लॉजिकल और कर रहे हैं अलग अलग, और किसी भी स्ट्रिंग के 2 बिट्स जो है वो आपस में मिल के किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बिट वाइज ऑपरेटर करते हैं
मुझे यहाँ से कोई एनोटेशन लेनी है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से होगा। लाइक जब हम कहते हैं कि बिट वाइज ऑपरेशन होना है दो बिट स्ट्रिंग्स के दरमियान, तो हमारा मतलब ये है कि ये दो बिट्स जो है इनके दरमियान में अगर बिट वाइज और होगा तो ये 1 होगा, अगर इन दोनों के दरमियान में बिट वाइज एंड होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, ये बिट वाइज एंड है, ये बिट वाइज और है, और ये बिट वाइज एक्सक्लूसिव और। इसी तरह जब हम ये दो स्ट्रिंग्स लेंगे, ये दो बिट्स लेंगे, सॉरी, इनके दरमियान बिट वाइज और जो है वो क्या होगा, वो 1 होगा। इन दोनों के दरमियान बिट वाइज एंड क्या होगा, ये 0 होगा। इसी तरह इन दोनों के दरमियान बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लेफ्ट पे चलते जाएं और ये आपकी एग्जांपल जो है ये आप पूरी कर सकते हैं। इसमें से कुछ और चीजें हम देख सकते हैं जहाँ पे दोनों 1। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे दोनों बिट्स जो है जिनके दरमियान बिट वाइज ऑपरेशन हो रहा है वो 1 है, तो तब क्या होगा, इन दोनों का और क्या है, 1, क्योंकि आपको एक ही बिट जो है 1 होगा तो तब भी हो जाएगा ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे तो तब भी ये ट्रू होगा। इन दोनों का एंड क्या होगा, एंड का मतलब है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन कब ट्रू होती है, जब दोनों ऑपरेंड जो है वो 1 होते हैं। लेकिन जब दोनों ऑपरेंड 1 होते हैं तो आपका एक्सक्लूसिव आर क्या हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है या 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज जो है वो आप इस कॉलम के अंदर जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, 1 1 0। ठीक है, और जब आपके पास दोनों 0 होंगे तो ऑब्वियसली आपका लॉजिकल और भी 0 होगा, आपका लॉजिकल एंड भी 0 होगा, और फाइनली आपका जो एक्सक्लूसिव आर है वो भी 0। ठीक है, तो यहीं तक हम अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इसमें इस लेक्चर के बाद कुछ आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर है या मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, या उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट हैंड आउट जो है वो डिलीवर कर दूंगा, जिसको देख के आप अपने जो होमवर्क है या असाइनमेंट है वो कर सकते हैं। होमवर्क के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको आपने खुद ही असेस करना है। लाइक आप इसको खुद ही करेंगे और खुद ही आप असेस करेंगे, आल्दो आप इसको मुझे सबमिट करेंगे मेरे ईमेल एड्रेस पे, लेकिन असेसमेंट इसकी आपकी जिम्मेदारी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे वादे कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इन होमवर्क्स को इग्नोर कर देंगे तो आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज के साथ हम ये लेक्चर जो है इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ चीजें और देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है वो बाय डेफिनेशन क्या है, और उसका एक तरीका तो भी हमने देखा है कि ट्रुथ टेबल के जरिए हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है उसको प्रूव कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।